Welcome to KCC. Assalamu alaikum. This is Usama Akram and I'll be coordinating you with mathematics. अगर हम बात करें मैथ एज ए सब्जेक्ट की तो ज़्यादातर बच्चों का कॉन्सेप्ट यही होता है या परसेप्शन यही होता है कि मैथ बहुत ही ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है। मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है जब टीचर और बच्चों की इंटरएक्शन ना हो रही हो। इंटरेक्शन का क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन का मतलब होता है कि टीचर अगर कुछ समझा रहा है तो बच्चा उससे सवाल नहीं पूछ रहा। तो इस केस में ऐसा होता है कि या तो बच्चे को सब आता है या तो उसको कुछ भी नहीं आता। सवाल क्यों नहीं करता? क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा होता। इंटरेस्ट लाने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है, ख़ासतौर पे मैथ्स के लिए, कि हर चीज़ को रियल लाइफ पे इम्प्लीमेंट किया जाए, यानी कि प्रैक्टिकली उसको परफॉर्म करने की कोशिश की जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास हम जैसे कंप्यूटर क्लास लेते हैं, ठीक है, और हमने प्रोग्रामिंग पढ़ी क्लास के अंदर। अब जब आप क्लास में प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, आपके ब्रेन ने उसको प्रोसेस किया पूरा, ठीक है, आपने समझ लिया जो भी प्रोग्रामिंग की चीज़ें थी, कोड्स वगैरह आपने सब समझ लिए, ठीक है। उसके बाद अनटिल एंड अनलेस आप घर जाके या लैब में जाके प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, यानी कि वो कोड जो आपने लिखे या रन किए क्लास में समझे, वो आप जब तक आके घर पे रन नहीं करेंगे तब तक आपको प्रोग्रामिंग समझने नहीं आएगी। इसी तरह अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स भी जब तक हम परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक हमें मैथ्स समझ नहीं आएगी। अब अगर हम बात करें कि मैथ्स को हम प्रैक्टिकली कैसे लेके जाएं, तो अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि हम रोज़मर्रा के माहौल में मैथ्स को यूज़ करते हैं, हमें अंदाज़ा भी नहीं कि हम मैथ्स को हर जगह यूज़ करते हैं। जैसे कि आप शॉपकीपर के साथ जब हिसाब किताब करते हैं उसमें आप मैथ्स यूज़ करते हैं, आप बोर्ड मास यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक छोटी एग्जांपल देता हूँ कि फॉर सपोज दो दोस्त हैं, उन्होंने कढ़ाई बनाने का सोचा, ठीक है। उस वक्त जब दो दोस्तों ने खाना था, उन्होंने 4 टमाटर डाले, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पर एक डेटा बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ये टमाटोस और ये एक इंसान। अगर 2 बंदे थे तो हमने 4 टमाटर डाले। फॉर सपोज अब बंदे 4 हो गए, अब उन्होंने कढ़ाई बनानी दोस्तों ने मिलके, तो अब हम कितने टमाटर डालेंगे कि कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त और उम्दा बने? इसके लिए हम यहाँ लिखते हैं, जिस तरह आपने बचपन में ये रेशो निकाले भी होंगे, कि 4 बंदे होंगे अगर, तो हमारे पास कितने टमाटर होंगे, यानी कि x हमने अननोन ले लिया उसको, और फिर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराते थे और x की वैल्यू हमारे पास आ जाती थी, इस केस में जो कि 8 है। हमें पता लग जाता था हम कितने टमाटर डालेंगे। हम इसमें लाइक 8 टमाटर डालेंगे तो हमारे पास एक क्वालिटी एंड टेस्टी कढ़ाई बनेगी। इसी तरह जब हम रोज़मर्रा की रूटीन में कुछ भी हिसाब लगा रहे होते हैं किसी भी चीज़ का, कोई मसाले वगैरह का, तो हम उसमें अपनी तरफ से इन रेशोज़ के थ्रू एडिशन करते हैं, जो कि हमारा दिमाग इतना तेज़ है और कैपेबल है ये सारे रेशो बगैर कैलकुलेटर के दिमाग में ही में सॉल्व करने के। तो आगे चलते हैं। इसी अप्रोच को रखते हुए, यानी कि इसी स्ट्रेटजी को रखते हुए हम कंटेंट्स को हमारे देखेंगे। हमारे फर्स्ट ईयर में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और यही स्ट्रेटजी अगर हमने अपनाई तो इसी स्ट्रेटजी के थ्रू हम ये 13 चैप्टर्स बहुत ही मज़े से और इंटरेस्टिंग वे में करेंगे और आपको इन सब चैप्टर्स में बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चंस या कौन से चैप्टर में से किस तरह के थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं या एमसीक्यू को बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, या कौन से चैप्टर में से एंट्री टेस्ट, फॉर सपोज एनईडी, नस्ट और इस तरह की कई बड़ी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सवाल बहुत ही कॉमन पाए जाते हैं, यानी कि बहुत फेवरेबल है। तो इस तरह की चीज़ें भी मैं आपके सामने रखूँगा ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो, एंट्री टेस्ट की भी साथ के साथ तैयारी हो जाए। अब हम चलते हैं अपनी फर्स्ट चैप्टर की तरफ, जो कि सेट्स है। सेट्स वर्ड आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सुना होगा, यानी कि अगर हम सेट्स वर्ड में से एस हटा दें तो सेट आपने बहुत सुना होगा कि फॉर एग्जांपल कि यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो लाइफ सेट हो जाएगी, जो कि ऐसा होता नहीं है।
लेकिन सेट वर्ड आपने ज़िंदगी में अपने बहुत यूज़ किया होगा। सोचने की बात यह है कि मैथ में सेट का क्या मतलब है। मैथ में सेट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डेटा या एलिमेंट। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डेटा या एलिमेंट को हम कहते हैं सेट्स। ठीक है, अब सेट्स की रिप्रेजेंटेशन मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी सेट को किसी भी एलिमेंट्स को या डेटा को हम जब किसी सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स में फर्स्ट को रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, और कॉमा लगा के जितने भी हम इसमें होते हैं एलिमेंट्स लिखते जाते हैं साथ के साथ। और सेट को हम बड़े अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल ए, कैपिटल बी, और अंदर जो होते हैं वो स्मॉल ए या स्मॉल बी या कुछ और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। जो भी इसके अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि जो भी डेटा होता है हमारा, वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इस कलेक्शन ऑफ डेटा की दो कंडीशन होती हैं। फर्स्ट कंडीशन होती है कि ये रिलेटेड हो, सेकेंडली वेल डिफाइंड हो। हम यहाँ बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की, कि एलिमेंट्स जो भी हमारे होंगे उसमें वो रिलेटेड होने चाहिए या तो एक दूसरे के। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैं बात करूं कि आप लिखें भाई 10 तक की काउंटिंग, तो आप 10 तक की काउंटिंग के अंदर 1 2 3 4 5 लिखेंगे ना, यानी कि 10 तक काउंटिंग लिखेंगे। इसके अंदर ए बी सी तो नहीं आएगी, यानी कि ये आपस में जो भी डेटा होगा वो आपस में रिलेटेड होगा। और वेल डिफाइंड का मतलब ये है कि फॉर सपोज अगर मैं किसी बच्चे को बोलूं कि वो ए सेट बनाए अल्फ़ाबेट्स का, ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जी तक, और यही सेट मैं इस्लामाबाद जाके फॉर सपोज एक बच्चे को बोलूं बी को भाई अल्फ़ाबेट का सेट बनाओ, तो वो भी तो ए बी सी करके एक्स वाई जी का ही सेट बनाएगा। तो ऐसा क्यों है कि दोनों का सेट सेम है? उसकी वजह ये है कि ये वेल डिफाइंड बात है कि हम जब अल्फ़ाबेट्स की बात करेंगे तो ए बी सी आएगा। इसी तरह हम अगर बात करें इंटीजर्स की, तो इंटीजर्स का हमें पता है ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो हमें पता लग गया वेल डिफाइंड का मतलब क्या है और रिलेटेड का मतलब क्या है। इन तीनों चीज़ें इन कॉम्बिनेशन को, यानी कलेक्शन ऑफ डेटा विच इज़ रिलेटेड एंड आर वेल डिफाइंड, इज कॉल्ड सेट्स। अब हम इसकी थोड़ी डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं कि सेट्स आर रिप्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेड एज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ये मैंने आपको समझा दिया। सेट्स आर रिप्रेजेंटेड इन कर्ली ब्रैकेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये चीज़ मैंने आपको पहले जिक्र नहीं की। एन ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे फॉर सपोज ये सेट आप ले लें, ये सेट ए हमने मान लिया इसको। अब इस सेट के अंदर देखें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर हम बात करें कि ये जो ए सेट है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि एन ए इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 एलिमेंट्स हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फिर कॉमनली यूज सेट्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं, लाइक ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1 से बड़े जितने भी नंबर्स होते हैं पॉजिटिव, वो सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। इस तरह ऑल इंटीजर्स यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सारे। इसी तरह रैशनल नंबर्स यानी कि हमारे पॉइंट्स में और फ्रैक्शन में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारे रैशनल नंबर में आती हैं। फिर हमारे रियल नंबर्स वो होते हैं जो कि नंबर लाइन पे आते हैं। नंबर लाइन हमने पहले पढ़ी थी, हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, जिसमें सारे पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पर, नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पर, बीच में जीरो। उस नंबर लाइन पे जो भी नंबर लाई करते हैं वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि +1 से ग्रेटर सारे। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स पे। हम आते हैं कि फॉर सपोज हमारे पास 3 ड्रिंक्स हैं। फर्स्ट का फ्लेवर है आइसक्रीम, दूसरे का फ्लेवर है कोला और तीसरे का फ्लेवर ऑरेंज। हम इसको शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं आई सी, इसी साइड पर लिख देते हैं ताकि नजर आए, और ओ यानी कि ऑरेंज। अब अगर हम बताएं कि हमारे पास इस ड्रिंक के सेट बनाओ, तो हम कैसे सेट बनाएंगे ड्रिंक्स का, यानी कि यहाँ पर लिख दो डी, ड्रिंक्स की शॉर्ट फॉर्म। तो क्या सेट बनेगा हमारे पास, आई सी ओ। ठीक है, ये हमारे पास बता रहा है कि ये टोटल ड्रिंक्स हैं। ठीक है,
अब मैं किसी स्टूडेंट को बोलूँ कि कोई एक ड्रिंक चूज कर ले, तो वो कैसे चूज करेगा? या तो वो आई चूज करेगा, या तो वो सी चूज करेगा, या तो वो ओ चूज करेगा। ठीक है, ये मैं सेट बना रहा हूँ। या फिर अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि आपके पास दो चॉइसेस हैं ड्रिंक्स की, आप कोई भी दो ड्रिंक्स चूज कर सकते हो, तो वो कैसे चूज कर सकता है? या वो आई सी चूज करेगा, या वो सी ओ चूज करेगा, या वो आई ओ चूज करेगा। ठीक है, तो ये भी एक सेट बन गया हमारे पास कि किस किस वे से हम इन तीनों में से चूज कर सकते हैं। अब आप जरा गौर करें, तो ये जितनी भी यहाँ के हमारे सेट्स बने नए, यानी एक कंडीशंस बनी, तो वो इसी सेट के अंदर से तो बनी है। ठीक है, ऐसा सेट जिसमें सारे वेरिएबल्स मौजूद हों उसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यानी कि इस केस में हमारे पास आइसक्रीम, कोला एंड ऑरेंज, इस तीनों को, यानी कि हमारे पास जितने भी सेट्स हैं उनका हम ऐड करके लिखते हैं। इसके मैं और आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर सपोज हमारे पास एक सेट है ए, जिसके अंदर मौजूद है हमारे पास 1 2 3, और एक सेट है बी जिसमें मौजूद है हमारे पास लाइक 2 4 एंड 6। अब जब यूनिवर्सल सेट लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट इनका होता है यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूनिवर्सल से, कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 6, ये हमारा इसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट यानी कि दोनों सेट्स के हम जो भी एलिमेंट्स हैं वो सारे यूनिवर्सल में लिख देते हैं। अब जो भी हमारे पास लाइक ये कॉमन था तो हम इनको दो दफ़ा नहीं एक ही दफ़ा लिखेंगे। इसी तरह इस केस में जब मैं बोल रहा था किसी बच्चे को कि आप कोई भी एक ड्रिंक चूज़ करें, तो कोई एक बच्चा आया, उसने बोला कि मुझे तो कोई ड्रिंक कोई भी फ्लेवर पसंद नहीं आया, तो वो कोई भी ड्रिंक इसमें से नहीं चूज़ करेगा। तो इसका मतलब हमारा सेट जो है वो एम्प्टी रहेगा, यानी कि सेट के दरमियान एलिमेंट कोई भी नहीं होगा ब्रैकेट्स के दरमियान। इसको एक और वे से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नल नल सेट या वॉइड सेट, इन तीनों का मतलब एम्प्टी ही होता है। इसी तरह जब मैं आपको एक कंडीशन दे रहा था कि कोई एक ड्रिंक चूज़ करें, तो किसी ने आइसक्रीम फ्लेवर चूज़ किया, किसी ने ऑरेंज फ्लेवर चूज़ किया, तो ये जो सिंगल एलिमेंट्स आ रहे थे इनको हम कहते हैं सिंगलटन सेट, यानी कि किसी सेट में सिंगल एलिमेंट हो। अब हम आते हैं फाइनाइट सेट पे। फाइनाइट सेट क्या कहलाते हैं? फॉर सपोज अगर जिस तरह मैं आपको पहले एग्जांपल दी थी कि एक बच्चे को मैंने बोला कि भाई वो अल्फ़ाबेट्स आके लिखे, उसने लिखे ए बी सी डॉट 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 एक्स वाई जी, ये कर्ली ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, अब हमें तो पता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि n ऑफ a वुड बी 26, क्योंकि 26 लेटर्स होते हैं ना इंग्लिश के हमारे पास, सॉरी 26 अल्फ़ाबेट्स, तो ये हमें पता है कि 26 हैं। ठीक है, अब हमने यानी कि हमें पता है कि ये फाइनाइट नंबर्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता है। इसी तरह के एक और केस होता है इनफाइनाइट, यानी कि अगर मैं बोलूँ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आएगा? +1 +2 और सो ऑन इन्फिनिटी तक। हमें तो नहीं पता नंबर्स ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, नंबर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ ए, इसको कह लें अगर ए सेट, तो हमें तो नहीं पता चलेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे सेट को हम कहते हैं इन्फिनिटी सेट। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेट वो होता है कि फॉर सपोज हमारे पास एक सेट है 1 2 3 और एक सेट है बी जिसमें है हमारे पास ए बी सी। अब आप ज़रा गौर करें दोनों सेट में, तो कोई भी हमारे पास एलिमेंट कॉमन नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे दोनों में सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3। यानी कि इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो। ठीक है, इसी तरह होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट आप वर्ड से पहचान सकते हैं, यानी कि दोनों सेट ही पूरे पूरे इक्वल हों। लाइक अगर ए सेट है हमारे पास 1 2 4 5 और बी सेट है हमारे पास 5 2 4 1, सीक्वेंस चेंज हो सकती है, अरेंजमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स वुड बी द सेम एंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑल्सो वुड बी द सेम फॉर दिस कंडीशन के इक्वल होंगे। इक्वल सेट का मतलब ये कि एग्जैक्ट हों, डिट्टो हों, सीक्वेंस चेंज हो सकती है। फिर आते हैं हमारे पास डिस्जॉइंट सेट पे।
डिसजॉइंट सेट वो सेट होता है जिसके अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई भी कॉमन ना हो दोनों सेट में। फॉर सपोज इसके अंदर हमारा हम ले लेते हैं 1 2 4 और इसमें लेते हैं 1 3 6। अब ये हमारा डिसजॉइंट सेट नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हमारा यहाँ पर 1 कॉमन है। अगर हमारे पास ये सेट इस तरह होता 2 4 8 और ये वाला सेट एज इट इज हम कॉपी कर लेते 1 3 6, तो हम इन दोनों सेट्स को बोल सकते थे कि ये डिसजॉइंट हैं क्योंकि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सबसेट की मैंने बात आपसे ऊपर थोड़ी जिक्र कर दी थी, लेकिन मैंने नाम नहीं लिया था उस चीज़ का। मैंने ऊपर आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास जिस तरह फॉर एग्जांपल के 3 फ्लेवर्स थे टोटल, आइसक्रीम, कोला एंड ऑरेंज, और उसके अंदर से हम सेट्स बना रहे थे कि एक बंदे ने आइसक्रीम यूज़ किया, एक बंदे ने ऑरेंज ड्रिंक किया, एक बंदे ने कोला ड्रिंक किया, एक बंदे ने दोनों चूज़ कर लिए। तो ये जो हम सेट्स बना रहे थे ये सारे इसी सेट का पार्ट थे, यानी कि यूनिवर्सल कह लो हम इसके यूनिवर्सल सेट का पार्ट थे। तो ये जो इसका पार्ट थे, यानी कि अगर या फिर हम इनको कोई और नाम देते हैं, लाइक इसको हम देते हैं ये बी सेट है और ये सेट है ए, तो हम कह सकते हैं कि बी सेट इज सबसेट ऑफ ए। याद रखिएगा कि हमारा जो सेट लेफ्ट साइड पे होगा यानी कि बी सेट, उसके सारे कंपोनेंट्स या सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद होना ज़रूरी हैं, तब हम उसको ऐसे सबसेट लिख सकते हैं। अब ऐसे केस में अगर हम इसको यूँ लिखें कि ए बी, अब क्या ये सबसेट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, बी में सिर्फ आई है, सी और ओ नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर हम चीज़ों को इसी तरह इंटरेस्टिंग वे में लेके चले और आप मेरे साथ कोऑर्डिनेटिंग करते हुए यानी कोऑर्डिनेशन के साथ मेरे साथ चले और आपने मुझसे इंटरेक्ट किया, मुझसे सवालात पूछे, जो भी जिस तरह भी व्हाट्सएप पे आपने हैंड रेज करके इन बिटवीन द क्लास, तो मैं सारी क्वेरीज आपकी क्लियर कर दूंगा। थैंक यू।